Hello students, welcome to online study, English medium, part 1, standard 8, subject हिंदी। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 जिसका नाम है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। तो चलिए हम पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स पाठ पढ़ने से पहले हम इनके लेखक के बारे में सबसे पहले समझते हैं। इस पाठ के लेखक हैं श्री शंकर दयाल शर्मा। चलिए इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म भोपाल के मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई, अर्थात इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मध्य प्रदेश से की है। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा एमए, एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि अर्जित की। अर्थात इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई भोपाल में की थी मध्य प्रदेश में। उसके बाद की उन्होंने आगे की पढ़ाई अपनी आगरा, इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालय में की थी। इसके बाद इन्होंने एमए, एलएलबी की उपाधियां भी प्राप्त की। बाद में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। फिर और यहाँ पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। फिर उसके बाद वो वहां पर 1 वर्ष तक उन्होंने प्रवक्ता के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। उसके बाद वह भारत लौटे और भारत में आते ही उन्होंने राजनीति में काम करना शुरू कर दिया, अर्थात वहां पे कार्य सक्रिय किया। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। उसके बाद उन्होंने विधायक और सांसद के रूप में भी अपनी राजनीतिक कार्य को आगे कार्यरत किया। आगे उनकी यात्रा यहाँ जाती है कि राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर भी उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, अर्थात उन्होंने राजनीतिक कार्य में बहुत ही उपाधियां प्राप्त की हैं। चलिए देखते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूल धारा, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठा के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच सके। अर्थात सबसे पहले तो इन्होंने जब लिखना प्रारंभ किया तो इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पुस्तकें लिखी। उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं वो इस प्रकार की हैं कि देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय और हमारे चिंतन की मूलधारा। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, यह जो पाठ है, इस पाठ में उन्होंने शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण किया है कि वह किस प्रकार के थे, उनकी विचारधारा कैसी थी, उनका व्यक्तित्व कैसा था। उन्होंने इस पाठ में यह सब दर्शाया है। उन्होंने यह भी साथ में दर्शाया है कि वह अपने कर्मता को लेकर कितने ही अग्रित रहते थे, हमेशा सक्रिय रहते थे। लाल बहादुर शास्त्री कर्मठा में इतने ही ज्यादा मानते थे कि वह एक सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री तक के पद तक पहुंच गए। ये कर्म को ही ईश्वर मानते थे।
ये कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलधार था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता, सेवा, यह सब दर्शाया गया है। चलिए अब हम हमारे पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। अर्थात शास्त्री जी के नाम के आगे कर्मयोगी शब्द जोड़ना यह एक विशेष प्रकार का महत्व दर्शाता है। कर्म का अर्थात होता है कार्य करना। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कर्म को ही ईश्वर माना है। इन्होंने कभी भी यह नहीं समझा कि किस्मत के भरोसे बैठकर मुझे सब प्रगति हासिल होगी। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कर्म को ईश्वर मानते हुए कर्तव्य के राह पर आगे बढ़ते गए। वह एक सामान्य परिवार से निर्धारित थे, वह एक सामान्य परिवार के थे, पर वह सामान्य परिवार के होते हुए भी वह देश के प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे। इसके आधार पर ही हम जान सकते हैं कि उनका कर्म कितना ही महत्वपूर्ण रहा होगा। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। अर्थात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने किस्मत पर बैठे हुए रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो मेरे भाग्य में होगा मुझे वही मिलेगा, या फिर कभी ना कभी तो अचानक सफलता मुझे मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन इनकी सोच ऐसी नहीं थी। ये भाग्य के भरोसे बैठे नहीं रहते थे, यह कर्म को ही अपना भाग्य मानते थे। इनका कहना था कि हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होना चाहिए। हाथों के लकीरों से कुछ नहीं होगा। अगर आप कर्म करोगे और अपना भरोसा कर्म पर बनाकर आगे बढ़ोगे तो आपकी हाथों की लकीरें भी आपको सफलता प्राप्त दिलाने में मदद करेंगी। और अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ भी आप सफल नहीं हो पाओगे, ना ही कभी अपने जीवन में आप आगे बढ़ पाओगे। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उपयुक्त होगा। अर्थात कि शास्त्री जी कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे, भगवान मानते थे, और कर्म के साथ साथ वह कभी भी फल की इच्छा नहीं करते थे। कुछ लोग कर्म तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ यह भी सोच के चलते हैं कि हम यह कर्म कर रहे हैं तो इसके बदले में हमें यह चीज जरूर मिलेगा, लेकिन इनके मन की ऐसी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी। यह निष्काम भाव से कर्म करते थे। इन्होंने अपना सारा जीवन कर्म में निकाल दिया, परंतु कभी भी फल की इच्छा नहीं की।
और उन्हें कितनी बार ही ऐसे मौके मिले जिनमें उन्हें फल की प्राप्ति मिल सके, पर उन्होंने उसे हमेशा उपेक्षित दृष्टि से ही देखा, कभी भी उसे अपने आप में हासिल करने की कोशिश नहीं की। उनका पूरा जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्म योगी के रूप में था। वह गीता के पद चिन्हों पर चलने वाले थे। इसलिए जो लेखक हैं वह उनका मानना ऐसा है कि इनके नाम के आगे जो कर्म योगी है इसके बजाय निष्काम कर्म योगी कहना अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक उपयुक्त होगा। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अर्थात शास्त्री जी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकदम दृढ़ आस्था से लग जाते थे और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उनका जो भाव था, उनका जो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म में संपूर्ण तरह से समर्पण था, वह उनकी बातें बहुत ही निर्मम थी और ऐसा लगता था मानो वह कर्म के लिए ही जी रहे हैं। और उनकी यह तीन बातें जो महत्वपूर्ण हैं, वही ये जो लेखक हैं उनका कहना है कि उनकी यह तीन बातें उन्हें संपूर्ण चरित्र का जीवन दर्शन दिखा देती हैं कि उनका संपूर्ण जीवन कैसा होगा। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। अर्थात उनका मानना था, उन्होंने अपने किसी भाषण में यह विचार भी अपने व्यक्त किया था कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र हो जिसमें आप कार्य कर रहे हैं और आप अपने क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपको उसमें अपना पूरा समर्पण लगाना चाहिए, पूरी भक्ति और कर्म में समन्वय करके उस कर्म की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, तो ही आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे। जरूरी नहीं है कि वह कार्य सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र का हो या सामाजिक क्षेत्र का हो, कोई भी क्षेत्र हो जिसमें आप कार्य कर रहे हैं, पर उस कार्य को करते समय आपका उसमें पूरा सहयोग होना चाहिए, पूरा समर्पण होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, तो ही आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्ति नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। लेखक हैं वह कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि जो सामान्य परिवार से एक प्रधानमंत्री पद तक के जो रास्ते हैं, यहाँ तक पहुँचने का जो इनका ये चिंतन है, यही उसकी सफलता की कुंजी कहलाती है। उन्होंने जो अपने कर्म को उन्होंने भक्ति मान ली और उसमें समन्वय हो गए और वह पूर्ण करने में ही वह लग गए, यही इनके सफलता का सबसे बड़ा राज है। फिर कहते हैं लेखक कि मैं भी मानता हूँ
कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। चाहे कोई भी जगह हो, कोई व्यक्ति हो, कोई विकास हो, कोई समाज हो, देश का विकास हो, अगर यह 2 बातें 3 बातें अगर साथ में लेकर चले तो उस देश का विकास एकदम निश्चित है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने चाहे कितने ही पद क्यों ना हासिल किए हों, लेकिन उन्होंने कभी भी श्रम करना नहीं छोड़ा, सेवा करना नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी सादगी को भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि वह जैसे पहले थे, मध्यम वर्गीय परिवार से थे, वैसे ही वह प्रधानमंत्री पद तक हासिल होकर भी वह एक सामान्य वर्ग की तरह ही रह रहे थे। यह एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्ति नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही सभी भावों का एहसास हो जाता था। अर्थात सिर्फ उनके कर्म और विचार से ये नहीं पता चलता था कि वह कितने ही कर्मनिष्ठ है या फिर कितने ही सामान्य हैं। उन्हें देखकर ही पता चल जाता था कि यह कितने ही सादगी में और समर्पण में अनुपम कहलाते हैं। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे, जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था। अर्थात उनके अपने व्यक्तित्व का यह और विचारों का ऐसा समन्वय था। वो जो कुछ भी कहते थे वो वही करते थे। वह अपनी बात से कभी भी नहीं मुकरते थे और वह जो कुछ भी करते थे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र लाभ के लिए ही करते थे। वह हमेशा देश के लिए ही करने की कोशिश करते थे और हमेशा देश को आगे बढ़ाने के लिए खड़े रहते थे। और उनकी यही बातें इतनी अच्छी थी कि लोगों को उनके तरफ ज़्यादा खींचती थी। लोगों को उनसे इतना लगाव था, लोग देशवासी उन्हें चाहते थे। इसीलिए तो पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना इतना आसान नहीं था, परंतु फिर भी उनके जाने के बाद उनकी विरासत को शास्त्री जी ने संभाला। और वो भी क्यों? क्योंकि देशवासी यह चाहते थे कि शास्त्री जी यह कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। अर्थात जो देशवासी हैं वह निश्चित तौर पे जान चुके थे कि नेहरू जी के इस विरासत को और हमारे देश को सिर्फ संभालने वाला कोई एक है तो वो है शास्त्री जी। वह हमारे देश को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं और शास्त्री जी ने उन सभी की आकांक्षा को पूरा भी किया। उन्होंने अपने कर्म से और अपने निर्मल चरित्र से, अपने दृढ़ संकल्प से, शक्ति द्वारा देश की सभी लोगों की आकांक्षा को पूरा किया। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। अर्थात यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। वह एक सामान्य वर्ग में
पैदा हुए यह तो निश्चित ही है। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वह प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण पद तक पहुंच गए तब भी वह सामान्य ही बने रहे। यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता मानी जाएगी। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। अर्थात कि जो शास्त्री जी थे उनके अंदर विनम्रता, सादगी और सरलता व्यक्तित्व उनका जो था वह विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करता था। इस दृष्टि से शास्त्री जी हमेशा बापू के करीब कहलाए गए क्योंकि बापू भी उन्होंने भी पूरी जिंदगी विनम्रता, सादगी और सरलता का व्यक्तित्व अपनाए रखा और शास्त्री जी भी उन्हीं के पद कर्मों पे चल रहे थे, इसलिए वह भी विनम्रता, सादगी और सरलता को पूरी जिंदगी अपनाए रहे। उन्हीं के नक्शो कर्म पर चलते हुए प्रभावित होकर उन्होंने सन 1921 में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और शास्त्री जी पर भारतीय डॉक्टरों, चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव था कि फिर उन्होंने जीवन भर उन्हीं के आदर्शों पर चलते रहना सोच लिया कि मुझे उन्हीं के आदर्शों पर चलना है औरों के लिए, और उन्होंने ही दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित किया। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। अर्थात कि शास्त्री जी का जो व्यक्तित्व है, उनका जो पूरा जीवन चित्रण है, वह लेखक जो इस पाठ के लेखक हैं उन्हें लगता है कि एक बाइबिल की उक्ति से जान पड़ता है। बाइबिल की उक्ति में लिखा गया है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। इसीलिए जितने भी विनम्र स्वभाव के लोग थे वही देश को आगे ले जा रहे हैं। देश की स्वतंत्रता संग्राम में शास्त्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। शास्त्री जी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। जब उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी तब उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के एक आह्वान पर उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर तुरंत यहाँ भारत आ गए। फिर इसके बाद उन्होंने काशी विद्यापीठ में अपनी शिक्षा पूरी की। थैंक यू।